अपने आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। साथियों, समय हो चुका है और हम भी आपके सामने उपस्थित हैं संस्कृत की एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। एक बार ओके कर दे कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? चलिए साथियों, एक बार ओके कर दें कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास। ठीक है साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है कादम्बरी। आज जो प्रश्न लेके आए हैं वो कादम्बरी पे लेके आए हैं। जरा आप पहले कादम्बरी के विषय में थोड़ा जान लें। साथियों, कादम्बरी थी क्या? तो कादम्बरी एक रचना है। कादम्बरी क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना। कादम्बरी की बात करें तो कादम्बरी को किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। और इसी कादम्बरी की रचना करते समय बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी। और जितना बाणभट्ट लिख गए थे, जितना बाणभट्ट ने लिख दिया, उतना कादम्बरी का पूर्व भाग बन गया। क्या बन गया? पूर्व भाग बन गया। और बाद में ये जो हमारी कादम्बरी कथा थी अधूरी थी, इसीलिए इसको बाद में पूरा किया गया। और बाद में इसको किसने पूरा किया? तो साथियों, बाणभट्ट का पुत्र था जिसका नाम था भूषण भट्ट। कौन था? भूषण भट्ट था। भूषण भट्ट ने इसको पूरा किया। और जो भूषण भट्ट ने लिखा उसको उत्तर भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भाग। तो साथियों, जो कादम्बरी है उसके दो भाग हैं। दो भागों में है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पूर्व भाग और भूषण भट्ट के द्वारा लिखी गई उत्तर भाग है। कादम्बरी है क्या? तो साथियों, कादम्बरी कथा है। क्या है? कथा है। जिसका उपजीव्य की बात करें तो उपजीव्य है गुणाढ्य की, उपजीव्य है गुणाढ्य की बृहत कथा। गुणाढ्य की बृहत कथा। बृहत कथाओं में किसका वर्णन है? कथाओं का वर्णन है। तो साथियों, पहला है कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट पूरा नहीं कर सके थे। जितना बाणभट्ट ने लिखा वो उसका पूर्व भाग बना और जितना बाद में लिखा गया वह उसका उत्तर भाग बना। और साथियों, उसके रचयिता भूषण भट्ट बने। ठीक है, अब आगे की बात सुनना। कादम्बरी की कथा को हम आज सुनाने वाले हैं, बहुत कम शब्दों में बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना है, बहुत कम शब्दों में और पूरी की पूरी कादम्बरी कथा को हम आपको बता देंगे। देखिए, होता क्या है कि कादम्बरी, जो कादम्बरी थी, एक सेकेंड साथियों, कादम्बरी जो थी वो एक गंधर्व कन्या थी। कादम्बरी कौन थी? एक गंधर्व कन्या थी। और कादम्बरी की मित्र थी, कादम्बरी की मित्र जिसको हम सहेली कहते हैं, उसका नाम था महाश्वेता। बात समझना, कौन थी? साथियों, कादम्बरी थी। कादम्बरी गंधर्व कन्या थी। सारी बातें समझ लेना, गंधर्व कन्या थी। और इसकी मित्र का नाम यानी इसकी सखी का नाम था महाश्वेता। ठीक है, इसकी सखी का नाम महाश्वेता था। अब साथियों, महाश्वेता की बात करें तो और प्रश्न पूछा जाता है कि कादम्बरी कहाँ की रहने वाली थी? तो हेमकूट पर्वत। कौन सा पर्वत? हेमकूट। हेमकूट पर निवास करते थे। हेमकूट कहाँ था? हिमालय पर्वत पर हेमकूट बना हुआ था। हेमकूट कहाँ था? हिमालय पर्वत पर हेमकूट बना हुआ था। बात समझते जाना। अगर कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो बाद में पूछना, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ लेना, जब हम आपको समझ दे तो आप पूछना। तो साथियों, हेमकूट कहाँ था? हेमकूट क्या था? नगर था। कहाँ था? तो हिमालय पर्वत पर। ठीक है, हिमालय पर्वत पर एक नगर था जिसका नाम था हेमकूट पर्वत। वहीं पर कादम्बरी रहती थी। कादम्बरी की सखी का नाम महाश्वेता था। ठीक है, एक बार महाश्वेता और कादम्बरी दोनों मित्र थी। तो महाश्वेता एक बार जाती है आच्छोद सरोवर में स्नान करने। अगर पूछा जाए कि कादम्बरी में मुख्य रूप से किस सरोवर का वर्णन है, तो आच्छाद सरोवर का वर्णन है। किसका? आच्छोद सरोवर का वर्णन है। ठीक है, तो आच्छोद सरोवर में जाती है स्नान करने के लिए और वहीं पर इनको मिलते हैं सबसे पहले पुंडरीक। कौन मिलता है? पुंडरीक मिलता है। और साथियों, पुंडरीक कौन होता है? तो पुंडरीक कौन होता है? पुंडरीक एक सन्यासी होता है। पुंडरीक सन्यासी होता है।
और जब महाश्वेता उसको देखती है पुंडरीक को, तो उससे प्रेम करने लगती है। क्या करने लगती है? उसको प्रेम करने लगती है। लेकिन जो पुंडरीक था वो सन्यासी था और सन्यासी के लिए प्रेम वर्जित था। लेकिन जब सन्यासी भी महाश्वेता को देखता है तो अनायास वो भी उनसे प्रेम करने लगता है। और ये बात सन्यासी जो होता है, सन्यासी पुंडरीक अपने मित्र को बताता है जिसका नाम होता है कपिंजल। किसको बताता है? अपने मित्र को बताता है जिसका नाम होता है कपिंजल। ध्यान से सुनना, अपने मित्र कपिंजल को बताता है। तो कपिंजल कहता है, मित्र सन्यासियों को प्रेम शोभा नहीं देता। अब आपने जो कर लिया है उसको आपने कर लिया है तो ठीक है, लेकिन सन्यासियों को प्रेम शोभा नहीं देता। लेकिन उस दिन प्रतिदिन हमारे सन्यासी पुंडरीक की हालत खराब हो जाती है और वह महाश्वेता के प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाता है। ये बात मित्र कपिंजल को ठीक नहीं लगती है और वह महाश्वेता से मिलता है और पूरी बात बताता है। दोनों का मिलन हो जाता है। मिलन होने के बाद दोनों लोग एक दूसरे से कहते हैं, भाई हम भी करते हैं प्रेम। वो कहते हैं हम भी प्रेम करते हैं और मिल मिला के फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद पुंडरीक को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पुंडरीक को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह दिन रात महाश्वेता के ख्यालों में खोया रहता है। अचानक उसकी निगाह चंद्रमा पे पड़ती है और उसे ऐसा लगता है कि चंद्रमा उससे मजाक कर रहा है, उसका मजाक बना रहा है, उसकी ठिठोली कर रहा है। और वह गुस्से में चंद्रमा को श्राप दे देता है कि जिस तरह आज हमारे प्रेम की पीड़ा को देखकर तुम मेरा मजाक बना रहे हो, तुम्हें मौज आ रही है, तुम भी ऐसे ही किसी के प्रेम में तड़पो। ये चंद्रमा को श्राप दे देता है। कौन? पुंडरीक। चंद्रमा को ये बात बहुत खराब लगती है और चंद्रमा भी कहता है कि अरे मूर्ख, तूने हमें श्राप दिया है, बिना जाने तुमने हमें श्राप दे दिया है, इसी क्षण तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाए। तो साथियों उसी समय पुंडरीक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, एक जन्म की कथा यहाँ समाप्त हो गई। एक जन्म की कथा यहाँ समाप्त हो गई। अब आ जाइए दूसरे जन्म में। अब चलते हैं दूसरे जन्म में। अब दूसरे जन्म में जो चंद्रदेव होते हैं, दूसरे जन्म की कथा सुनाते हैं। तो साथियों तारापीड़ राजा होता है। कौन राजा होता है? राजा तारापीड़ होता है। और राजा तारापीड़ के रानी होती है, उसका कोई बेटा नहीं होता है, पुत्र नहीं होता है। बाद में उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है और वो पुत्र चंद्रमा के समान सुंदर है, इसीलिए उसका नाम होता है चंद्रापीड़। बात समझना साथियों, ये चंद्रापीड़ कोई और नहीं था बल्कि चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव थे। ध्यान से एक बात सुनना, चंद्रदेव थे। और वहीं पर उसी राजा, अब ये किसके पुत्र थे? तो ये तारापीड़ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तारापीड़ के पुत्र थे। तारापीड़ का पुत्र कौन था? तो तारापीड़ का पुत्र था चंद्रापीड़। और साथियों इनका एक सेनापति भी था। क्या था? इनका एक सेनापति था जिसका नाम था शुकनास। क्या था? शुकनास था। इनके भी कोई पुत्र नहीं होता है, लेकिन जब तारापीड़ के पुत्र होता है तभी सेनापति शुकनास के भी पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है वैशंपायन। क्या रखा जाता है? वैशंपायन रखा जाता है। शॉर्ट में आपको स्टोरी सुना रहे, इसको समझने की कोशिश करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, चंद्रमा ने भी जन्म ले लिया और वैशंपायन ने भी जन्म ले लिया। अब जो चंद्रापीड़ होते हैं वो प्रेम करते हैं कादम्बरी से। उनको प्रेम किससे होता है? कादम्बरी से होता है। और साथियों वैशंपायन को प्रेम किससे था? महाश्वेता ही से था। लेकिन जब यहाँ पर पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है जिस जगह पे, वहीं पर महाश्वेता निवास करने लगती है पुंडरीक की प्रतीक्षा में और वही मिलन होता है आके। लेकिन यहाँ पर पुंडरीक का बिल्कुल ही पुंडरीक का मतलब वेशभूषा, रूप सब कुछ बदल चुका था। तो जब दोबारा मिलता है पुंडरीक तो महाश्वेता पहचान नहीं पाती है, लेकिन पुंडरीक पहचान जाता है। पुंडरीक कहता है तुम मेरी बन जाओ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और इस बात को महाश्वेता समझ नहीं पाती है और वह वैशंपायन से कहती हैं कि जो तू एक ही रट लगाए है, मेरी बन जा, मेरी बन जा, बिना सोचे समझे एक ही रट लगाए है, जा तू तोता बन जा। और जैसे ही ये वैशंपायन को श्राप देती है तोता बनने का, तो साथियों वैशंपायन क्या होता है? मृत्यु हो जाती है और ये क्या बन जाता है? तोता बन जाता है। क्या बन जाता है? तोता बन जाता है। यहाँ पर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु की सूचना जब चंद्रापीड़ को मिलती है तो चंद्रापीड़ की भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। चंद्रापीड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और साथियों अब ले चलते हैं आपको तीसरे जन्म में। तीसरे जन्म की कथा सुन लीजिए। तीसरे जन्म की कथा में राजा शूद्रक कौन होता है? राजा शूद्रक। ध्यान से सुनना साथियों, अगर पूछा जाए
कि कादम्बरी में राजा शूद्रक कहाँ का, किस देश का राजा था? तो राजा शूद्रक साथियों विदिशा का राजा था। कहाँ का? विदिशा का राजा था। जबकि अगर पूछा जाए तारापीड़ कहाँ का राजा था, तो साथियों तारापीड़ उज्जैनी का राजा था। कहाँ था? उज्जैनी का राजा था। ठीक है, सही से लिख नहीं पा रहे आप अपना इसको सही से लिख लेना। कहाँ का राजा था? उज्जैनी का राजा था। ठीक है, उज्जैनी का राजा था। तो साथियों राजा शूद्रक विदिशा का राजा था, अपने दरबार में बैठा था। तभी एक कन्या हाथ में तोता लेकर दरबार में एंट्री करती है और वो तोता आदमी की तरह बोल लेता है और वो उसी बोली में अपनी सारी बात सुनाता है। पूरी बात कहता है कि मतलब इस तरह से हमारा वहां जन्म हुआ है और आखेटक ने हमारी माँ को मार दिया और पिता को लेके चले गए हैं, और जो पिता को लेके गए तो जावल मुनि के आश्रम में लेके गए हैं, तब मुझे मेरे पिता तक पहुंचा दिया जाए। कौन कहता है? शुक। और ये शुक कोई और नहीं था, साथियों। ये शुक कौन था? ये शुक वैशंपायन था। तो जब तोते के पिता के पास लेने के लिए जाया जाता है तो वहां पर जो जावली मुनि होते हैं, जावल मुनि ही इन तीनों जन्मों के बारे में बताते हैं। इन तीनों के जन्मों के बारे में बताते हैं। भाई ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं हुआ, आने वाले समय में जो भी कादम्बरी से प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसके सारे आंसर आपको इसी कथा से मिल जाएंगे। हाँ है भाई। चलिए भाई, हम आप पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। आप सभी इतने होशियार हैं, इतने टैलेंटेड है, कहा नहीं जा सकता। पूरी की पूरी कादम्बरी कथा हमने आपको बता दी, एक क्वेश्चन नहीं। अगर कादम्बरी से कभी भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ अगर आपको वन लाइनर पर ही टिके रहना है तो भाई ठीक है, आपकी मर्जी। प्रश्न है, कादम्बरी की रचना किसने की? तो साथियों पहले ही हमने इसका आंसर दिया था। कादम्बरी की रचना किसने की थी? तो साथियों कादम्बरी की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी क्या है? तो साथियों कादम्बरी क्या थी? कथा थी। कादम्बरी क्या थी? कथा थी। पीछे बताया है आपको सब कुछ। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में कितने खंड है? तो साथियों कादम्बरी में कितने खंड है? 2 खंड है। पहले वाला खंड पूर्व खंड है और बाद वाला खंड उत्तर खंड है। क्या है? उत्तर खंड है। ठीक है, पहले वाले खंड को किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। और साथियों बाद वाले खंड को किसने लिखा था? भूषण भट्ट ने लिखा था। किसने? भूषण भट्ट ने लिखा था। बात समझ में आ गई? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? तो साथियों 3 जन्मों की कथा है। अगर कहीं घुमा के प्रश्न पूछ दिया गया, कहीं से भी प्रश्न पूछा गया तो कैसे कर पाओगे? तो कहोगे कि एक प्रश्न के लिए हम इतनी बड़ी कथा नहीं पढ़ेंगे। बताइए क्या कहोगे कि एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए हम इतना सब कुछ नहीं पढ़ेंगे? ठीक है भाई, नंबर एक भी आपको मायने दिलाता है। हम कभी ये नहीं कहते कि आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, आपकी मर्जी है साथियों। नंबर आपको चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि आपका एक नंबर फांसे और आप एक नंबर अपना 10 मिनट के लिए आप रोने लगते हो कि भाई ये एक नंबर के लिए हम इतना पढ़े। नहीं पढ़ो ना, कौन कहता है पढ़िए? बिल्कुल नहीं पढ़िए। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है? तो साथियों 3 जन्मों की है। कौन कौन सी? जरा बताइए। सबसे पहले हमने बताया, सबसे पहले कौन था? पुंडरीक था। क्या था? सन्यासी था। क्या था? सन्यासी था। बाद में पुंडरीक का जन्म हुआ, कौन बना? वैशंपायन बना। कौन बना? वैशंपायन बना। और साथियों वैशंपायन बाद में कौन बना? शुक बना, यानी तोता बना। और इसकी प्रेमिका कौन थी? महाश्वेता थी। कौन थी? महाश्वेता थी। तो कितने जन्मों का वर्णन है साथियों? 3 जन्मों का वर्णन है। ठीक है, कितने जन्मों का वर्णन है? 3 जन्मों का वर्णन है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। साथियों कहा गया कादम्बरी में किस रस की प्रधानता है? अब आपने देखा होगा कादम्बरी में प्रेम का वर्णन है, और जहां पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन हो, और प्रेमी प्रेमिका है तो प्रेम का वर्णन होगा। और साथियों जहां पर प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन हो वहां पर कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। आपने देखा है लोग इतना क्रीम पाउडर लगाते हैं, इतना लिपा पोती करते हैं, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि सुंदर दिख सके, लोग उनको देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो सके। इसी वजह से सिर्फ इतनी सुंदरता की जाती है। तो साथियों क्यों? इसीलिए साज श्रृंगार किया जाता है। ठीक है,
तो कादम्बरी में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है कादम्बरी की कथा का उपजीव्य क्या है? उपजीव्य मतलब कहाँ से ली गई है? बृहत कथा से, रामायण से, महाभारत से या गीता से? तो साथियों कहाँ से ली गई? बृहत कथा से ली गई। कहाँ से ली गई? बृहत कथा से ली गई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सुकनासोपदेश यानी शुकनास का उपदेश। किसका उपदेश? इसको आप अलग अलग करोगे तो निकलेगा सुकनास उपदेश। ठीक है, सुकनास उपदेश किसमें का वर्णन किसमें है? कादम्बरी में, शुकनास में, उपरघुवंश में और किरातार्जुनीय में। अधिकांश लोग जो पढ़ेंगे नहीं वो भाई सुकनास को टिक्का लगाएंगे। किसको टिक्का लगाएंगे? सुकनास को टिक्का लगाएंगे, जो कि घनघोर गलत है। क्या होगा? कादम्बरी राइट आंसर होगा। क्या होगा? कादम्बरी राइट आंसर होगा। अब आप कहोगे कैसे? याद करो भाई, याद करो तारापीठ का मंत्री कौन था? तारापीठ का मंत्री साथियों कौन था? तो तारापीठ का मंत्री कौन था साथियों? जल्दी से बताएं। तो तारापीठ का मंत्री होता है शुकनास। कौन होता है? शुकनास होता है। अब ये शुकनास क्या करता है? उपदेश देता है। क्या करता है? उपदेश देता है। अब प्रश्न आया किसको उपदेश देता है? तो साथियों चंद्रापीठ को उपदेश देने का कार्य करता है। यही कहलाता है शुकनासोपदेश। बात समझ में आ गई? क्या कहलाता है? शुकनासोपदेश। पूछा जाए शुकनासोपदेश में किसको उपदेश देने का कार्य करता है? तो साथियों चंद्रापीठ को। किसको? चंद्रापीठ को। चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ है और तारापीठ कहाँ के निवासी हैं? तो उज्जैनी। कहाँ के निवासी हैं? उज्जैनी के निवासी हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कादम्बरी में वर्णित चांडाल कन्या। क्या पूछा गया है कि जो कादम्बरी है उसमें जो वर्णित है, वर्णित मतलब वर्णन है जिसका, वो चांडाल कन्या। किसका वर्णन है? चांडाल कन्या हाथ में क्या लेकर, यानी कुछ तो हाथ में लेकर चली होगी। तो कहा जा रहा है हाथ में क्या लेकर सभा में उपस्थित हुई? काक मतलब कौआ, सुक मतलब तोता, पिक मतलब कोयल। लिख लो, पिक मतलब कोयल, काक मतलब कौआ, शुक मतलब तोता, मयूर मतलब मोर। तो किसको लेकर एंट्री की थी? शुक यानी तोते को लेकर उसने एंट्री मारी थी। किसको लेके? तो तोते को लेकर एंट्री मारी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों कि कादम्बरी के पात्र। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कादम्बरी के पात्र कौन कौन से हैं? ए हर्षदेव, बी शूद्रक, सी जयदेव, डी सोमदेव। जल्दी से बताएं भाई कि जो हमारा कादम्बरी का पात्र कौन सा था? कादम्बरी का पात्र कौन सा था? देखते हैं भाई किसका आंसर सही आता है। देखते हैं कौन तुक्का सही लगाता है। तो आपने देखा हर्षदेव के विषय में बताया नहीं, शूद्रक के बारे में बताया था। शूद्रक कहाँ के राजा थे? तो विदिशा के थे। कहाँ के थे? विदिशा के थे। बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है महालावा में संधि है। क्या कहा गया? महालावा में संधि है। तो बात करते हैं महालावा की। ठीक है, महालावा में संधि है। साथियों लिखा क्या है? अगर कहीं पर डबल चाहे, कहीं पर डबल लाए, कहीं पर डबल जाहो, कहीं पर डबल टाहो, कहीं पर डबल डाहो, तो ये पहले वाले जो वर्ण होते हैं साथियों वो क्या होते हैं? ता होते हैं। तो क्या हो जाएगा? महत धन लाभ। क्या हो जाएगा? महत धन लाभ हो जाएगा। तो साथियों जो ता है, ता का क्या हो गया? ला हो गया। ता का मेल जब ला से हुआ तो ला हो गया। अर्थात क्या है? ता का ला होना। क्या? ता का ला हो जाना। तो साथियों कौन सी संधि होती है? तोरली संधि होती है। कौन सी होती है? तोरली संधि होती है। आपको ऑप्शन से भी बताते हैं कैसे क्या होगा। देखिए पहला है तोरली संधि, ता का ला हो जाना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? ता था जिसका ला हो गया। अगला है रोरी संधि। रोरी कहता है रा का लोप। रोरी क्या कहता है? रा का लोप। जब रा का मेल कैसे साथियों? यहाँ पर लिखा है पुनर और इसका मेल हो गया रमते से। किससे?
रमते से, यानी एक रा यहाँ है, एक रा यहाँ है, तो जब रा का मेल रा से होगा तो एक रा का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुन रमते, क्या हो जाएगा, पुन रमते हो जाएगा। इसी को कहेंगे रलोप संधि, जिसका सूत्र होता है रोरी, जिसका सूत्र होता है रोरी। अगला है साथियों यड़ संधि। क्या है, यड़ संधि है। यड़ संधि की बात करें तो इसका सूत्र होता है इको यड़ची, क्या होता है, इको यड़ची। देखिए इसको देख लेना, इको एड़च क्या कहता है, इको एड़च इक का, इक मतलब आई उड़ री लक, ठीक। अब क्या कहता है, इको यड़च, इक का यड़ होना, हाय व रट ला, यानी ई का या, उ का वा, री का रा, ला का ला होना, ठीक है। तो साथियों यहाँ ला का ला तभी होगा जब बाद में जो संधि होगी, बाद इससे पहले वाला वर्ण आधा होगा, लेकिन ला नहीं होके कोई दूसरा वर्ण होगा, क्या होगा, ला ना होके कोई दूसरा वर्ण होगा, तो यहाँ पर हमारी यड़ संधि हो जाएगी। अयादि होती है तो स्वर संधि होता, क्या होता, स्वर संधि होता। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा, तोड़ली संधि। अगला प्रश्न है विपत काल का संधि विच्छेद। पहला है विपधन काल। अगर विपधन काल होता तो साथियों यहाँ पर आ है, आ का मेल ता से होता, ठीक है, नहीं होगा। अगला देखिए क्या है, बी यानी ई का मेल पा से, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए विपद धन काल, तो साथियों याद करो चर्त संधि। क्या, चर्त संधि कहती है कि जब झल प्रत्याहार का मेल, जब झल प्रत्याहार का मेल खर प्रत्याहार से होता है तो यहाँ पर खर प्रत्याहार का वर्ण होगा, क्या होगा, झल प्रत्याहार की जगह खर प्रत्याहार के वर्ण होंगे, क्या होंगे, खर प्रत्याहार के वर्ण होंगे। कहने का मतलब है, इसको समझ लीजिए, कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, यानी का चा टा ता पा हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पर क्या लिखा है, विपत काल, क्या लिखा है, विपत काल, तो एक तरफ तो क्या हो गया, काल हो गया, का हमारा क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, खर मतलब खर है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, इसके साथ साथ शाखा साहा, बात समझना। और झल प्रत्याहार की बात करें तो झल में क्या आएगा, देखिए है बरड़ मंगड़ नाम, झबंग घड़दस, जब गड़दस सकसर हल, यानी क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, पहला दूसरा, शा खा सा हा, ठीक है। इनके बाद अगर ये वर्ण आते हैं तो हमारा का चा टा ता पा हो जाता है। गौर से देखना है तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, विपत, क्या था, विपत, या तो ता होगा, सॉरी तीसरा होगा या तो विपद होगा, ठीक है, और या चौथा होगा ता था दा धा, या विपद होगा। तो विपद का अर्थ नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, विपद धन काल हो जाएगा, क्या होगा, विपत धन काल हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है चैव इत्यस्य कथम विच्छेदा अस्ति। बहुत अच्छे, कहा है चैव इत्यस्य कथम विच्छेद, तो साथियों क्या लिखा है, चैव लिखा है। अब यहाँ पर ए का मतलब है आ और ए, क्या होगा, एक तरफ आ होना चाहिए और दूसरी तरफ ए का मेल होना चाहिए, तो ये विकल्प किसमें सही होगा, देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आ धन ए, ये तो सही हो रहा है। यहाँ पर देखिए आ धन है, ये गलत होगा, इसका अर्थ नहीं है। यहाँ पर ई धन ए है, ये नहीं होगा। यहाँ पर आ धन ई है तो ये नहीं होगा, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, चा धन एव, क्या होगा, चा धन एव होगा। इस ए का अर्थ नहीं होता है भाई मेरे, इस एव का मतलब होता है ही। अगला प्रश्न है प्रपठ्य, प्रपठ्य पद में प्रत्यय जुड़ा है, तो साथियों हमने यहाँ लिख लिया प्रपठ्य, ध्यान से देखना। अब आप ये बताओ
कि इसमें शब्द क्या है। आप नहीं छाप पा रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ से भी सिखा देंगे और वहां से भी सिखाएंगे। कैसे, देखिए क्या लिखा है, अक्त्वा, अक्त्वा का तो त्वा जुड़ता है, इसमें त्वा तो है नहीं, ये हट गया। सत्र में जुड़ता है अत, अन, अंति, तो ये भी नहीं है, अर्थात ये भी हट गया। यहाँ पर क्या लिखा है, सानच, सानच का मान जुड़ता है, वो भी नहीं है, वो भी हट गया। अब आ जाओ साथियों, लेप लेप में हमने क्या बताया कि पीछे तो या बचेगा और आगे उपसर्ग होगा। क्या होगा, आगे उपसर्ग होगा और पीछे या रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है या, यानी या तो जुड़ा है, इसका मतलब हमारी पठ क्या हो गया, पठ शब्द है, या हमारा प्रत्यय है और प्रा हमारा उपसर्ग है। तो साथियों सही विकल्प क्या होगा, ए हो जाएगा। सही विकल्प क्या होगा, ए हो जाएगा। एक बार जरा कमेंट करके ये बता दें कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। जो अभी तक आपको बताया गया उससे आपको समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो साथियों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ए लेप। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, हसिता में प्रत्यय है। क्या कहा गया है, हसिता में प्रत्यय है। तो साथियों पहला है अक्ता, अक्ता का क्या रहेगा, ता, ता, तम। ठीक है, ध्यान देना। सानच का मान, सानच का मान, अक्तवतु का ता जोड़ दो, इसके बाद वान बतीबत। ठीक है, अगला मान मतीमत, इसमें सिर्फ यही याद रखो, बान बतीबत, क्या याद रखना है, बान बतीबत। ठीक है, तुम उनमें तुम। अब यहाँ पर देखो क्या तुम है, नहीं है, बान बतीबत है, नहीं है, ता, ता, तम, ता तो है, ता तम नहीं होगा। यहाँ पर मान, मान भी नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों बी, ता, ता, तम। क्या हो जाएगा, ता, ता, तम सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, सही विकल्प क्या हो जाएगा, ता, ता, तम, अर्थात हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, बी विकल्प सही है। जो साथी हमारे लगातार जुड़े हैं उनके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। अब स्पर्श व्यंजन की बात करें तो का से मा तक 5 वर्ग, कितने वर्ग, 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, अर्थात इनकी संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। तो साथियों क्या होगा, का से वहां तक, का से ना तक, का से मा तक, या का से ज्ञा तक। तो सही ऑप्शन होगा सी, का से मा तक। सही विकल्प क्या हो जाएगा, का से मा तक। भाई किस संधि का नाम पूछना है, इस वाली संधि का नाम बिल्कुल बता देंगे। देखिए इसमें कौन सी संधि होगी साथियों, तो इसमें हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। क्या होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि में क्या होता है, ऐ और अ होता है। ठीक है, ऐ और अ होता है। चलिए आगे देखिए, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो साथियों ले लिया करो। अगला है गकार का उच्चारण स्थान। अब देखिए गकार की बात करें, क्या करें, गकार की बात करें तो आप बताइए गा किसमें आता है, का, चा, टा, ता, पा। आप ये कहोगे कि मैम गा कहाँ आता है, का में आता है, का, खा, गा, गा, इंगा। तो गा किस में आता है, का वर्ग में आता है। तो उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों, ए हो जाएगा कंठ। क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कंठ। लगातार आइए, लगातार जुड़िए साथियों। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर किसी चैनल से फंसे हैं तो वो यही चैनल है जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन सही कराएगा। और हमने तो गारंटी देके रखी है कि संस्कृत में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे। लेकिन साथियों सीरियस होइए, अभी भी समय है। जब हम आपको साहित्य के प्रश्न पढ़ाते हैं, डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं, तो आप वहीं से बोर होने लगते हो, अरे ये आएगा 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, कैसे कर सकते हैं आप ऐसा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। क्या कहता है? अच प्रत्याहार। तो साथियों अगर अच प्रत्याहार की बात करें तो हम प्रत्याहार कैसे निकालेंगे? माहेश्वर सूत्रों से। किससे निकालेंगे? माहेश्वर सूत्रों के। साथियों प्रत्यय की क्लास हो चुकी है, प्रत्यय की क्लास हो चुकी है। आप चैनल में प्लेलिस्ट पड़ी होगी, सर्च कर लीजिए, सारे प्रत्यय पढ़ा चुके हैं। अब अच प्रत्याहार की बात करें तो ऐ, उड़, री, लक, ए, ओंग। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे। समास का कराएंगे, समास बचा है। देखिए हमने आपसे क्या कहा कि हम सारा कोर्स आपका करा देंगे। आप बताइए हिंदी का प्रत्येक संडे मैराथन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसमें अगर आपको सीट से कराते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, तो वहां जो आपके टॉपिक छूटे हैं सारे के सारे कवर कराएंगे। बस भरोसा रखिए, ठीक है, भरोसा आप रखिए। आप न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्या कहा गया है? ऐ, उड़, री, लक, ए, औंग, ऐ, औच। साथियों जो अंतिम वर्ण है इनकी क्या होगी? इति संज्ञा हो जाएगी, यानी ये जोड़े नहीं जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सूत्र बनाने के लिए इनको रखा गया है, इनको जोड़ा नहीं जाता है। अब देखिए अच प्रत्याहार मतलब आ से लेकर चा तक अंतिम वर्ण नहीं जोड़े जाएंगे, बाकी सब होंगे आ, ई, उ, री, ला, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, अब देखिए आ, ई, उ, री, ला, यहाँ तक तो कौन सा हो गया भैया? ये तो अक प्रत्याहार हो गया। कौन सा हो गया? अक प्रत्याहार हो गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आई, उड़, ये पड़ा हुआ है, होगा नहीं। आ, ई, उ, री, ला, ए, ओ, तो ये कौन सा हो गया? ये साथियों अंग प्रत्याहार हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा आपका डी। ऐ, उड़, आ, ई, उड़, री, लग, ए, ओंग, ऐ, औच। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उपउद्यमानी का उच्चारण स्थान क्या है? यहां पर लिखा है साथियों उपउद्यमानी का उच्चारण स्थान। ठीक है, या तो अगर आपने सूत्र याद करके रखे हैं तो अच्छा है। अगर हमारे साथियों को सूत्र नहीं याद है, वैसे तो हम बता देंगे सूत्र क्या कहते हैं। उपउद्यमानी, उपउद्यमानी ओष्ठा, यानी उ और पा का, उ और पा वर्ग का, पू लिखा है उपउब्द। ठीक है, उ और पा वर्ग का क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है, अब अगर आप ये नहीं याद कर सकते हैं तो हमने बेसिक जुगाड़ बताई है, पांचों वर्गों के नाम याद कर लो। कु, चू, टू, तू, पू। ठीक है, स्वर में क्या करना है? आ, ई, री, ला, उ। ठीक है, अब आ जाइए अंतःस्थ की बात करें, इसको छोड़ दीजिए। या, रा, ला, वा। साथियों अब इसके बाद आ जाइए उसमें, तो हाँ पहले लिख दीजिए शा, खा, सा। ठीक है, अब इनमें क्या लगाना है? सबके आगे लगा लो नाम। क्या लगा लो? नाम लगा लो। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, के, टी, एम, डी फॉर दंत, ओ फॉर ओस। देखिए अकुहा, विसर्जनीय कंठा, इचु ये शानाम, तालु, रिटुर खाणाम, मूर्धा, लतुल सानाम, दंता, उपउद्यमानी ओष्ठा। तो साथियों क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओष्ठा। जिब्बा मूली की बात करें तो जिब्बा मूली में क्या आता है? का और खा आता है। क्या आता है? का और खा आता है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या है? खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या है? ये साथियों थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। कैसे? ये समझिए। कहा गया है खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? इसके लिए आप एक जुगाड़ याद कर लो। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ है अस बिखर। अस बिखर कहने का मतलब है खर प्रत्याहार के लिए आ मतलब अघोष, शा मतलब श्वास, बी मतलब विवार, वी मतलब
विवार। और याद रखो हंसना, क्या याद रखना है? हंसना, यानी हस प्रत्याहार में क्या होगा? नाद होगा, सघोष होगा, ठीक है, और कौन सा होगा? संवार होगा। क्या होगा? संवार होगा। बात समझ में आ गई? साथियों, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वर से संबंधित होते हैं। किससे? स्वर से संबंधित होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, इसके लिए आपके लिए कोई जुगाड़ नहीं बन पाएगी। और ये साथियों अगर बात करें संवार नाद घोष के लिए, संवार नाद और घोष के लिए, घोष को सघोष भी कहते हैं, घोष को हम सघोष कह सकते हैं, तो हस प्रत्याहार होगा। और विवार श्वास और सघोष के लिए, विवार श्वास और अघोष के लिए खर प्रत्याहार बनेगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विवार श्वास अघोष खर प्रत्याहार। कौन सा? खर प्रत्याहार। अगला प्रश्न है तुभ्यम मिष्ठान्नम न रोचते, यानी तुभ्यम तुमको, मिष्ठान्नम मिष्ठान, न रोचते, रोचते होता है अच्छा लगना, रोचते मतलब अच्छा लगना या पसंद आना। तो कहा गया तुमको मिठाई नहीं पसंद है, नहीं अच्छी लगती है। इस वाक्य में, वाक्य का काव्य लिखा गया है कि तुभ्यम में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। साथियों आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ याद करो क्या बताया था, रुच्यर्थानाम प्रीमाणा, क्या बताया था? रुच्यर्थानाम प्रीमाणा। अगर कहीं पर रुचि की बात हो रही, किसकी? रुचि की बात हो रही है, प्रीमाणा। और साथियों अगर कहीं पर प्रिय की बात हो रही, किसकी? प्रिय की बात हो रही है, तो साथियों वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारी चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। चतुर्थी विभक्ति में होता है यम विप्रेति संप्रदानम, अर्थात दान के योग में, दान के योग में चतुर्थी होगी। क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूय चतुर्थी होगी। रुचि अर्थानाम प्रीमाणा चतुर्थी होगी। नमा स्वस्ति स्वाहा सुधा चतुर्थी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्णेन बधिरा, कान से बहरा, कर्णेन बधिरा कान से बहरा। और साथियों अगर कहीं कान से बहरा, आंख से अंधा ये सब हो तो साधकतम करणम, अर्थात जब साधक बनकर कोई काम करे तो वहां पर साधकतम करणम होगा। सह साकम समम साधनम के योग में सहयुक्त प्रधाने होगा। और साथियों तीसरा एन, जिस अंग में विकार हो तो उसमें भी हमारी क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? सॉरी तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति होगी। तो ये चारों सूत्र जो हैं हमारे वो किसके हैं? तृतीया विभक्ति के हैं। जब साधक के रूप में कार्य हुआ साधकतम करणम, सह साकम समम साधनम के योग में तृतीया विभक्ति, एन अंग जिस अंग में विकार हो तृतीया विभक्ति। जब कर्ता करण में, जब भाववाच्य और कर्मवाच्य की होती है तो इसमें कर्ता किसमें हो जाता है? तृतीया में हो जाता है। तो साथियों इस तरह से ई किसमें फॉलो होगा? तो इसके लिए हमारा तीसरा सूत्र सही होगा, एन अंग विकारा। क्या हो जाएगा? एन अंग विकारा। अगला प्रश्न है अध्यासते शब्द में जुड़ा उपसर्ग है। क्या कहा गया है? अध्यासते शब्द में जुड़ा उपसर्ग। देखिए यहां लिखा है अध्यासते, ध्यान से देखना। तो हमें पहले उपसर्ग निकालना है और फिर हमारा शब्द होना चाहिए। अगर हम साथियों आ निकाल लेंगे तो ध्यासते बचेगा, यानी कोई अर्थ नहीं। साथियों आप आएगा नहीं, प्रति होगा नहीं। देखिए उपसर्ग आगे ही तो जुड़ते हैं, प्रति नहीं होगा, आप नहीं होगा, आदि हो जाएगा। अब कैसे? अगर यहाँ पर हम आदि, ये हो गया, या है या किस में बदल गया? ई में बदल गया तो आदि हो गया। बाकी को ऐसे ही लिख लो, आदि धन अस्ते क्या हो जाएगा? आदि धन अस्ते अध्यास्ते हो जाएगा। आदि धन अस्ते अध्यास्ते हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है षट त्रिंशत शब्द संख्या का बोधक है। क्या कहा गया है? षट त्रिंशत। तो साथियों दो शब्द हैं, एक तो षट और दूसरा त्रिंशत। कौन सा है? एक तो षट है और दूसरा क्या है? दूसरा साथियों त्रिंशत है। त्रिंशत कहते हैं 30 को। तो 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 30 और 6
36 हो जाएगा, अर्थात हमारा डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम पुरुष से संबंधित सर्वनाम। चलिए इसको देखते हैं। साथियों पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अगर साथियों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अगर एक वचन है तो सा कहेंगे, सा को कहते हैं वह। ठीक है, अगला साथियों द्विवचन है तो इसको कहेंगे तौ, अर्थात वह दोनों। क्या कहेंगे? वह दोनों, वह दोनों। साथियों बहुवचन की बात करें तो कहेंगे ते का मतलब है वे सब। ठीक है, अगला आ जाइए, मध्यम में है तो कहेंगे तुम का मतलब है तुम। ठीक है, और मध्यम में अगर बात करें, मध्यम पुरुष द्विवचन में होगा युवाम, यानी तुम दोनों। क्या हो जाएगा? तुम दोनों हो जाएगा। और साथियों बहुवचन की बात करें तो होगा यूयम, यूयम का अर्थ होगा तुम सब। अगला आ जाइए, उत्तम की बात करें तो अहम, अहम का होगा साथियों मैं। अब आ जाइए, अहम का अगला होगा आवाम, आवाम का होगा हम दोनों। अहम वयम का हो जाएगा हम सब। क्या हो जाएगा? हम सब। ठीक है, तो क्या कहा गया? प्रथम पुरुष से संबंधित सर्वनाम। तो प्रथम में क्या होगा? सा हो सकता है, तौ हो सकता है और ते हो सकता है। लिखा है वयम, तो वयम हम देख रहे हैं, वयम किस में आएगा? उत्तम में आएगा, वयम उत्तम में आएगा। अगर होता साथियों युवाम तो किस में आएगा? मध्यम में आएगा युवाम। अगर बात करें सा किस में आएगा? प्रथमा में आएगा सा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, शा। प्रथमा में क्या होगा? सी हो जाएगा, शा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। साथियों लोट लकार की बात करें, ध्यान से सुनना है इसको भी। लोट लकार को कहते हैं आज्ञार्थक। क्या कहेंगे? आज्ञार्थक कहेंगे। अब यहां पर भी प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है, यहां पर एक, द्वि और बहु। कैसे बनेंगे? गम धातु के रूप चलेंगे तो कैसे? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। अब देखिए यहां पर क्या जुड़ा है? तू, ताम, अंतु। ठीक है, अब गच्छ ये तो वैसे ही लिख गया, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। ठीक है, गच्छानी, गच्छाओ और गच्छाम। तो साथियों पूछा गया है गम धातु का, गम धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष ये चलेगा एक वचन, तो क्या होगा? गच्छ हो जाएगा। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा? सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी कोई समस्या? बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, आगे की तरफ चलते हैं। अगला कहता है, अगला प्रश्न है शरणागता में समास होगा। अब साथियों सबसे पहले अव्यय भाव। अव्यय भाव क्या कहता है कि आगे या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। आगे उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। अब आप बताओ, अव्यय है, उपसर्ग है, नहीं है। द्वंद्व दो बराबर के पद नहीं है, क्योंकि शरणागता को अगर हम अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे तो क्या हो गया? शरण आगता। क्या कहेंगे? शरण आगता, अर्थात शरण में आगत। आगत किसको कहते हैं? आया हुआ। शरण में आया हुआ। ठीक है, शरण में आया हुआ। अब देखिए यहां पर कर्मधारय विशेषण विशेष
तत्पुरुष विभक्ति का लोप, तत्पुरुष विभक्ति का लोप। तो साथियों यहाँ पर क्या हो रहा है, विभक्ति का लोप हो रहा है। क्या हो रहा है, विभक्ति का लोप हो रहा है। अगर पूछा जाए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, तो साथियों संधि विच्छेद हो जाएगा शरणम आगता। क्या होगा, शरणम आगता, शरणागता, शरणम आगता, शरणागता हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है किंतु। किंतु कहते हैं किंतु को अतः इसलिए। अतः किसको कहते हैं, तो साथियों अतः कहते हैं इसलिए, अतः कहते हैं इसलिए। ठीक है, अब आता है यत। यत की बात करें तो यत मतलब होता है कि, यत मतलब कि, यत मतलब कि, और वाह मतलब या। ठीक है, आपने बचपन में पेपर दिया होगा, हाई स्कूल में, उसमें लिखा होता है अथवा या, तो या मतलब वाह होता है। यदि अपि, यदि मतलब यदि, अपि मतलब भी, अपि मतलब भी। अब वे कैसा है, समय बता रहा है, नहीं समय तो नहीं बता रहा है। क्या रीति बता रहा है, नहीं। समुच्चयवाचक, अब देखिए ये समुच्चयवाचक भी हो सकते हैं और प्रकीर्णक रीतिवाचक भी हो सकते हैं। अगर बात करें समुच्चय मतलब जोड़ना, जोड़ना कैसे, उसने कहा कि मेरा भाई बीमार है, तो साथियों क्या हो जाएगा, समुच्चयवाचक हो जाएगा। इसमें जो अधिकतर शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं आया किंतु वह नहीं था, मैं घर देर से पहुंचा, तुमने मुझे बुलाया इसीलिए मैं आया। तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, समुच्चयवाचक हो जाएगा। क्या होगा, समुच्चयवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधुनातन का अपोजिट क्या होगा, अधुनातन। अधुनातन, अधुना किसे कहते हैं, अधुना की बात करें, अधुना मतलब होता है अब, अधुना मतलब अब, और इसीलिए अधुना से ही बना है आधुनिक। आधुनिक किसे कहेंगे, जो नवी, जो चल रहा है वही आधुनिक है, जो चल रहा है वो आधुनिक है, यानी जो अब है वही हमारा अधुना है, वही हमारा आधुनिक है। अब अधुनातन का क्या होगा, नवीन, तो भैया आधुनिक को तो नवीन कहते ही है। प्राचीन, प्राचीन अगर होता है यहाँ पर अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होता, प्राचीन हो जाता, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाता। पुरातन, पुरातन और लिखा है आर्ध, तो साथियों क्या हो जाएगा, अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। अधुनातन कहते हैं आधुनिक को और पुरातन कहते हैं प्राचीन को। पुरातन मतलब प्राचीन को कहेंगे। तो साथियों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प हमारा सही होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और हमारी तरफ से हमारे सभी साथियों को, हमारी तरफ से हमारे सभी साथियों को धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। चलिए तो देखते हैं, आगे देखते हैं। और आज का प्रश्न, और कह सकते हैं हम अंतिम प्रश्न, आज का प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, जल्दी से उत्तर बताएं। आज का प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, जल्दी से भाई इसका आंसर बताएं। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। कह रहा है पर नाना शब्द का संस्कृत होगा, पर नाना शब्द का संस्कृत क्या होगा, जल्दी से बताएं। पर नाना शब्द का संस्कृत, अब देखिए पर नाना किसको कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं भाई। पर नाना, दोनों चीजें समझते हैं। नाना कहते हैं माँ के पिता को, किसको, माँ के पिता को, बस इतना समझ लीजिए। आ जाइए, लिखा है प्रमातामह, प्रमाता, प्रा मतलब कहेंगे पर, प्रा किसको कहेंगे, पर। और मातामह मतलब मातामह कहते हैं ना, माता महा, मातामह मतलब माँ का पिता, माँ का पिता अर्थात नाना, माँ का पिता नाना। तो साथियों याद रखना मातामह नाना,
और परमातामह मतलब परनाना। ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा है प्रपितामह। प्रा मतलब पर और पितामह किसको कहते हैं? बाबा को कहेंगे। तो पर पितामह किसको कहेंगे? पर बाबा को। किसको? पर बाबा को। किसको साथियों? पर बाबा को। बहुत अच्छे। आगे देखिए जो प्रश्न है उस पे चलिए। अगला क्या कहता है? अगला कहता है साथियों प्रमातामही। अब मातामह नाना है तो मातामही कौन हो जाएंगी? नानी हो जाएंगी। प्रा मतलब पर। प्रा मतलब पर। प्रा मतलब क्या होगा? पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या कहता है? प्रपितामही। प्रपितामही। तो साथियों प्रा किसको कहेंगे? प्रा कहेंगे पर। और पितामही किसको कहेंगे? दादी को कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? पर दादी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? पर नाना कहेंगे। प्रमातामह किसको कहेंगे? प्रमातामह को कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो साथियों ये थे हमारे सुपर 30 क्वेश्चंस थे। आगे जो हमने आपको इतिहास कादम्बरी का कराया है उसको आप पढ़ लेना। 10 मिनट में ही हमने आपको पूरी की पूरी कादम्बरी की कथा सुना दी थी। अगर आप अपना हित चाहते हैं तो सारी बातों को ध्यान से सुना करें, नहीं तो फिर बाद में आप एक सिंपल शब्द में कह देते हैं कि पेपर नहीं फंसा। सोचिए साथियों, दूसरे जिसने आपको बताया होगा, पढ़ाया, इतना मेहनत किया, उस पर क्या गुजरेगी। चलिए इसी के साथ साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी इस आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः हमारे सभी साथियों को धनतेरस की अग्रिम बधाइयां।